तो ये जो प्रोग्राम है, ये जो पॉडकास्ट है, इसका मेन मकसद दो है। 2 पॉइंट पे हम आपसे बात करने वाले हैं। पहला पॉइंट ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बहुत मेहनत करते हैं रात दिन और फिर भी रिजल्ट नहीं आता है और वो क्वालिफाई नहीं करते हैं, डॉक्टर ही नहीं बन पाते हैं। एक तो ये है, तो इस सवाल का आप जवाब दीजिए। और दूसरा सवाल है कि जो बन जाते हैं वो भी बहुत अच्छे प्रोफेशनल नहीं बन पाते। तो पहले सवाल का आप जवाब दीजिए कि बहुत सारे स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं, मेहनत करते हैं पर वो पता नहीं कहाँ चूक जाते हैं, दिक्कत कहाँ आती है, कहाँ पे वो। तो ये आपसे अच्छा कोई नहीं बता सकता है। और आप चूँकि हर चीज़ टाइम पे आपने किया है और आप आज भी अपग्रेडेड हैं, जैसा कि आपने बताया कि आप जो है बिल्कुल एकदम न्यू वर्जन में, जो आज के डेट में वर्ल्ड काम कर रहा है डेंटल फील्ड में, वो आप कर रहे हैं। तो ये बड़ी खुशी हुई। हाँ, तो बताइए कि कहाँ पे बच्चों से कहाँ गलती होती है? देखिए, बेसिकली आप इसको ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। 720 मार्क्स का नीट एग्जाम होता है, उसमें आप देखेंगे लास्ट 2-3 साल के रिजल्ट उठा के देखें जी, तो कंपटीशन की ये लेवल है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 720 आउट ऑफ 720 स्टूडेंट मार्क्स ला रहे हैं, मतलब 100%, 99%। गजब हो गया। वो भी कॉम्पिटिटिव, पहले 60% पे क्वालिफाई हो जाते थे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 100% मार्क्स आ रहे हैं, सीट लिमिटेड होते हैं। तो आपको पहले उस लेवल तक आपको तैयार करना होगा। तो कहने का मतलब आपने जो बातें कही उससे ये जाहिर होता है कि बेसिक लेवल पे आपको काम करना है स्टूडेंट को। जय हिंद दोस्तों, आज हम शाहीन बाग में हमारे मित्र डॉक्टर उमर फारूक साहब, जो कि डेंटल सर्जन है, और उनसे मिलने आए। और सबसे हमने चाहा कि एक वीडियो बना ले ताकि कुछ स्टूडेंट को फ़ायदा हो जाए। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है और आपको बहुत बहुत बधाई इस बात की कि आपने कम समय में मेडिकल क्वालिफाई किया, और नहीं मेडिकल क्वालिफाई किया बल्कि आपका इंटर्नशिप अच्छी जगह से कंप्लीट हुआ, आप एक अच्छे मतलब डेंटल सर्जन बने, आपने लोकनायक हॉस्पिटल में भी काम किया है, और यहाँ पे शाहीन बाग में जो आपकी क्लिनिक है डेंटलिस्ट के नाम से काफ़ी पॉपुलर है, बहुत कम समय में लोग काफ़ी जान गए हैं। इसके लिए आपको बधाई हो। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप यहाँ पे अपना कीमती टाइम निकाल के आए और आपने एक हमें प्लेटफॉर्म दिया। बेसिकली देखिए, किसी भी फील्ड में ये पॉपुलर होना नहीं होना सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप ओवर द नाइट पॉपुलर हो जाते हैं। इसके पीछे बहुत सारी स्ट्रगल्स होती है, बहुत सारी मेहनतें होती है, बहुत स्ट्रेटजीज होती है। बिल्कुल। तो ये किसी भी स्टूडेंट के लिए हो या फिर किसी भी फील्ड से रखते हो, अगर कोई ये सोचते हैं कि बस मैं एक दिन में या एक नाइट में पॉपुलर हो जाऊंगा, बहुत तरक्की कर लूंगा, तो मे भी होता हो कोई किस्मत वाले का, लेकिन इन जनरल ये नहीं होता है। दूसरी बात है कि पॉपुलैरिटी कोई एम नहीं होना चाहिए, एम तो आपका सेवा होना चाहिए। अब पॉपुलर जो हो जाते वो बाय प्रोडक्ट है, या वो चीज है। एग्जैक्टली जी। पॉपुलैरिटी तो आपको अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, ईमानदारी से आप जो काम कर रहे हैं उसमें आप अपना बेस्ट करने का सोचिए। पॉपुलैरिटी हो गई, इनकम हो गई, या ये सब चीजें वो इसके बाय प्रोडक्ट हैं, वो बाय डिफॉल्ट होते रहते हैं। बिल्कुल। उसके लिए आपको अलग से स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है, सोचने की भी जरूरत नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट होता रहता है। ऑब्वियसली। तो ये जो प्रोग्राम है, ये जो पॉडकास्ट है, इसका मेन मकसद दो है। 2 पॉइंट पे हम आपसे बात करने वाले हैं। पहला पॉइंट ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बहुत मेहनत करते हैं रात दिन और फिर भी रिजल्ट नहीं आता है और वो क्वालिफाई नहीं करते हैं, डॉक्टर ही नहीं बन पाते हैं। एक तो ये है, तो इस सवाल का आप जवाब दीजिए। और दूसरा सवाल है कि जो बन जाते हैं वो भी बहुत अच्छे प्रोफेशनल नहीं बन पाते। तो पहले सवाल का आप जवाब दीजिए कि बहुत सारे स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं करते हैं, मेहनत करते हैं पर वो पता नहीं कहाँ चूक जाते हैं, दिक्कत कहाँ आती है, कहाँ पे वो। तो ये
आपसे अच्छा कोई नहीं बता सकता है। और आप चूंकि हर चीज टाइम पे आपने किया है और आप आज भी अपग्रेडेड हैं, जैसा कि आपने बताया कि आप जो है बिल्कुल एकदम न्यू वर्जन में जो आज के डेट में वर्ल्ड काम कर रहा है डेंटल फील्ड में, वो आप कर रहे हैं, तो ये बड़ी खुशी हुई। हाँ, तो बताइए कि कहाँ पे बच्चों से कहाँ गलती होती है? देखिए, बेसिकली आप इसको ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। जो प्रॉब्लम होती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इंडिया में जो प्रॉब्लम है वो बच्चे का एम बच्चे नहीं डिसाइड करते हैं, उनके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं। बहुत अच्छा। ठीक है, तो मेन बेसिक प्रॉब्लम यही आती है कि बच्चे को आपने, पेरेंट्स हो वो वॉट एवर, या सोसाइटी हो, किसी भी ये भी प्रेशर में पेरेंट्स की एक जनरल टेंडेंसी होती है कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने या इंजीनियर बने या एक पर्टिकुलर, अब वो इन्फ्लुएंस कहीं से भी होते हो तो वो ज़बरदस्ती एक थोपा जाता है, जो कि कहीं ना कहीं एक फैक्टर होता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक क्रिकेटर है, विराट कोहली है, वो हार्डली ज़्यादा क्वालिफाई है एजुकेशन के मामले में। जी, अब जी। उनके पेरेंट्स ज़बरदस्ती उसको एजुकेशन में रखते, तो विराट कोहली जिस पोजीशन पे है, या वर्ल्ड विराट कोहली को जिस नाम से जानती है, शायद कि नहीं जानती। तो हर बच्चे का या हर इंसान का एक यूनिक टैलेंट होता है, तो आई थिंक उस यूनिक टैलेंट पे ही बच्चा काम करे। एंड ये चीज़ें बच्चे को पता होती है कि उसको क्या इंटरेस्ट है। बहुत अच्छी बात आपने कही। उनके लिए जैसे एक्चुअली ये है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यस, अपने आप को पहचानना। बहुत सारे लोग, ज्यादातर लोग अपने आप को जान ही नहीं पाते हैं, पहचान ही नहीं पाते हैं, वो भीड़ में ही रहते हैं और भीड़ को फॉलो करते हैं। तो उनके लिए हमारी बहुत सारी वीडियो है कैरियर काउंसलिंग से रिलेटेड, जिसमें हम ये बताते हैं कि अपने आप को कैसे पहचानेंगे, अपने टैलेंट को कैसे बाहर लाएंगे। तो बहुत अच्छी बात आपने कही। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि एक कहीं ना कहीं हमारे, चलिए बच्चे ने एग्री हो गए पेरेंट्स की बात मान के या भीड़ को देख के कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है या मुझे नीट की तैयारी करनी है या जेईई की तैयारी करनी है, तो भीड़ के में वो भी शामिल हो जाते हैं, लेकिन उन्हें रियलाइजेशन नहीं होता है कि एक्चुअल में जो हम करने जा रहे हैं वो हम उस फील्ड के लिए है या नहीं। हर कोई हर कुछ नहीं कर सकता है, ये एक सच्चाई है। बहुत बेहतरीन। ठीक है, 99% ह्यूमन सेम ही होते हैं, उनके बॉडी स्ट्रक्चर देखिए सब कुछ, लेकिन एक 1% चीज है जो हर इंसान को हर से डिफरेंट बनाती है। बहुत सही बात। तो ये डिफरेंस आपको पहचाननी है। हो सकता है हम डेंटिस्ट्री में बहुत अच्छे कर रहे हो, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि मैं किसी और फील्ड में इतना अच्छा कर ले। बिल्कुल, क्योंकि हमारा पैशन डेंटिस्ट्री है, तो हम इसमें, मुझे कोई भी चीज़ नहीं दिखती है तो मैं उसके पीछे सर्च कर रहा हूँ। ये मेरी इंटरनल रिसर्च या फिर हॉबी कह लीजिए कि मैं उसके पीछे जाता हूँ, तो मुझे नई नई चीज़ें एक्सप्लोर, वर्ल्ड में क्या हो रहा है उस चीज़ों को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं मेरा इंटरेस्ट मुझे ले जा रहा है। सेम टाइम पे मेरा एक दूसरा सेल्फ रहता है, या मैं किसी और फील्ड में रहता, बाई चांस मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं रहती, तो शायद मैं इतने डेप्थ में जाता बिल्कुल, तो मैं एक्सेलेंस नहीं कर सकता था। तो कहीं ना कहीं जो आपका पहला सवाल था कि पॉपुलैरिटी एंड ऑल दैट, उनके आंसर भी इसी में छुपे हुए हैं। देखिए, कंसिस्टेंसी तभी आएगी जब आप उस चीज को पसंद करेंगे। कोई भी ऐसा काम, मैं कहता हूँ कि आप दबाव में, या 4 दिन बहुत अच्छा लगता है क्रिकेट खेल के, लेकिन आपको क्रिकेट अंदर से नहीं आ रहा है, तो आप उसमें कॉन्सिस्टेंट नहीं रहेंगे। कॉन्सिस्टेंट आप तभी रहेंगे। अब जैसे पढ़ाई है, अब कई लोगों को आइसक्रीम खाना पसंद है, हमें पढ़ाई करना आइसक्रीम की तरह ही, खाने की तरह ही है सपोज, तो भाई पढ़ाई से कंसिस्टेंसी कभी जाएगी ही नहीं। तो बिल्कुल आपने सही बात कही। और बच्चों को क्या क्या सलाह देंगे? हाँ, स्टूडेंट को एग्जैक्टली। पहले तो जो सिस्टम है, आप चलो डिसाइड कर लिया मुझे ये करना है, तो फिर आपको उसमें फोकस होना होगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है। आप बिलो एवरेज या एवरेज रह के नहीं कुछ कर सकते हैं, ये एक सच्चाई है, हार्श रियलिटी है, जो कि हर स्टूडेंट को एक्सेप्ट करना चाहिए। अब कैसे सक्सेस होगा, क्या चीज़ है, आप जिस फील्ड में भी जा रहे हैं उसकी आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर, उस फील्ड को चुनने से पहले आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। इसके लिए यूट्यूब
या बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, या बिल्कुल। अभी तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है, आप वहां से इंफॉर्मेशन लीजिए। फॉर एग्जांपल आप नीट करने जा रहे हैं, तो नीट के लिए आपको पता, सबसे बेसिक बात यह है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको 11 और 12th में बायोलॉजी पढ़नी है, बायोलॉजी के साथ फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़नी है। तो आपको बायोलॉजी में इंटरेस्ट होना चाहिए, बायोलॉजी आपको समझ आनी चाहिए, और ना सिर्फ समझ आनी चाहिए, अभी जो कॉम्पिटिटिव है, कंपटीशन का लेवल है, 720 मार्क्स का नीट एग्जाम होता है। उसमें आप देखेंगे लास्ट 2-3 साल के रिजल्ट उठा के देखें जी। तो कंपटीशन की ये लेवल है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 720 आउट ऑफ 720 स्टूडेंट मार्क्स ला रहे हैं, मतलब 100%, गजब। 99%। गजब हो गया। वो भी कॉम्पिटिटिव, पहले 60% पे क्वालिफाई हो जाते थे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 100% मार्क्स आ रहे हैं, हम्म। सीट लिमिटेड होते हैं। तो आपको पहले उस लेवल तक आपको तैयार करना होगा। तो कहने का मतलब आपने जो बातें कही उससे ये जाहिर होता है कि बेसिक लेवल पे आपको काम करना है स्टूडेंट को। Exactly. पहले अपना बेसिक मजबूत करो, जिस कंपटीशन में जाना चाह रहे हो, जैसे नीट में, बिल्कुल, तो एकदम बेसिक एकदम क्लियर होना चाहिए। पता है 9th 10th 11th 12 आ ही नहीं रहा है और बड़ी बड़ी किताबें पढ़ रहे हैं। Exactly. ऐसा ही सारा है ना आपका। दूसरी चीज ये भी है कि एक तो आपको फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए कि हमें क्या करना है जी। ये नहीं कि पेरेंट्स ने कर दिया, मेरे दोस्त ने कर रहे हैं तो मुझे भी यही करना। हो सकता है मेरा दोस्त कुछ कर रहा है, मैं उससे बहुत अच्छा कर लूं, या मेरा दोस्त कुछ कर रहा है, मैं उसके कंपैरिजन में अपने आप को ला रहा हूं, मैं उस लेवल तक ही नहीं पहुंच पाऊं। तो अब ऐसा भी नहीं है कि कोई फील्ड बहुत अच्छा, आप डॉक्टर बन गए तो आप बहुत अच्छे हो गए, और आप एक टीचर बन गए तो आप बहुत खराब हो गए। सबका सोसाइटी में अपना रोल है, इस बात को हर स्टूडेंट को क्लियरली समझना चाहिए। एक डॉक्टर अपनी जगह उसकी रोल है, एक टीचर की रोल अपनी जगह, एक इंजीनियर की रोल अपनी जगह, सब अपने फील्ड में अच्छे होते हैं। किसी भी फील्ड में आपको बेस्ट करना होता है। बहुत बेहतरीन। आजकल एवरेज को कोई नहीं पूछता, आप ही स्टूडेंट हो, आपको सेलेक्ट करना हो किसी भी चीज में, जो भी आपको हॉबी है। फॉर एग्जांपल आपको पसंद खाने की चीज है, आपको आइसक्रीम पसंद है, अब आइसक्रीम में 4 आइसक्रीम रखे हुए हैं, लेकिन आपको एक पर्टिकुलर आइसक्रीम पसंद है, या वो पर्टिकुलर आइसक्रीम में जो इंग्रेडिएंट डले हुए हैं वो एक्सपेंसिव है, चीज वर्ल्ड में उसकी डिमांड है, तो आप भी उसी को चूज करोगे। बिल्कुल। तो ये चीजें ऑलमोस्ट हर जगह अप्लाई होती है कि फाइनेस्ट क्वालिटी हर लोग ढूंढते हैं। चलिए, इसमें तो 3 सिद्धांत जो डार्विन का है उसको हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट होगा वही सर्वाइव करेगा, नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरली यू विल बी सिलेक्टेड। अगर तुम उस लायक हो गए तो तुम सिलेक्ट हो गए। तो उसके लिए यह है कि अपने आप को मजबूत करो, बेसिक लेवल पे अपना फंडा एकदम क्लियर होना चाहिए। और ये जो सोच रहे हैं ना किस्मत से और किसी तरह से जैसे तैसे निकल जाएंगे, नहीं भीड़ में जैसे तैसे वाला तो मैं नहीं बिलीव करता हूँ कि जैसे तैसे कुछ भी हो जाता है। हाँ, किस्मत कहीं ना कहीं रोल प्ले करती है, लेकिन जस्ट किस्मत से ही हो जाता है ऐसा भी नहीं है। फर्स्ट आपकी बेसिक होनी चाहिए, आपकी तैयारी होनी चाहिए। आप एक जस्ट छोटा सा एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, आपको दिल्ली से बॉम्बे जाना है, तो ऐसा नहीं है कि आप दिल्ली सोच लिया कि मुझे दिल्ली से बॉम्बे जाना है, आप दिल्ली बॉम्बे पहुंच गए। उसके लिए आपको फ्लाइट की या ट्रेन की टिकट लेनी होगी। फॉर एग्जांपल आपने ट्रेन की टिकट लिया, तो आप शाहीन बाग में बैठे हो, तो शाहीन बाग से आपको स्टेशन जाना होगा, ट्रेन पकड़ना होगा, तब आप पहुंचेंगे। ऐसा नहीं कि जस्ट मेहनत करना ही पड़ेगा आपको। मैंने सोच लिया कि मुझे दिल्ली जाना है, मेरी किस्मत में होगी कि मुंबई हम पहुंच गए, ऐसा नहीं होगा। बच्चे वीडियो देख रहे हैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। हमसे एक अंकल थे, मैं लेक्चर दे रहा था, उनकी लड़की ना नीट की तैयारी कर रही। एग्जैक्टली। तो वो हमसे पूछे सवाल, वहाँ पे सारे गार्जियन ही थे जहाँ पे हमें मेरा लेक्चर हो रहा था। तो उन्होंने हमसे ये पूछा कि सर मैं ये सोचता हूँ कि मेरी बेटी नीट कर जाए, मेरे सोचने से कर जाएगी? हमने कहा आपके सोचने से वो नीट नहीं करेगी, क्योंकि सोचने से नहीं होता है। सोचने से एक चीज़ होता है कि वो आपको मोबिलाइज करता है उस काम को, एक्शन को लेने में। जैसे बिना आपको एक गाड़ी खरीदनी है तो बिना सोचे तो गाड़ी खरीदेंगे नहीं, पहले आप सोचेंगे ना कौन गाड़ी खरीदनी। लेकिन गाड़ी खरीदने के लिए जैसा कि आपने कहा वहां तो जाना पड़ेगा ना। Exactly. तो हम पहले तो हम सोचेंगे कि हमको दिल्ली जाना है या बॉम्बे जाना है, लेकिन उसके बाद का जो स्टेप है वो रिजल्ट तक पहुंचाएगा। तो ये एक पार्ट ऑफ प्लानिंग हो गई कि पहले आपको प्लान करना है।
एंड सिर्फ प्लान पे नहीं रुक जाना है। मोस्टली बच्चे या किसी भी फील्ड में आप जाएं, प्लानिंग बहुत कर लेते ज्यादा फोकस ये करते कर हैं लेगा, प्लानिंग ये पे। कर लूंगा, वो कर लूंगा, बहुत लंबे प्लान। लेकिन जब एक्चुअल एग्जीक्यूशन की बात आती है तो वहां पे फेल हो जाते हैं, उसका 90% नहीं करते हैं। 10th और 12 के बाद ना डॉक्टर साहब, ये जो है बच्चों को एक मतलब बच्चे का जो ना ड्रीम एक होता है, वो अपने आप को हीरो के रूप में देखता है 5 साल के बाद, फील करता है और लगता है कि मैं बन जाऊंगा, हो जाऊंगा। और जैसे जैसे एज जाती है ना, फिर वो धीरे धीरे डिग्रेडेशन होता है, डिप्रेशन होता है। तो वो एज होता है, उनको ये लगता है कि बस ऐसे ही हो जाता है ऐसे। इसीलिए एक्शन पार्ट जो है ना इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं, हर बच्चे का एक ड्रीम होना चाहिए, इसमें बिल्कुल, कोई बुराई बिल्कुल। नहीं है, क्योंकि होना ही चाहिए। विदाउट ड्रीम आप कुछ नहीं करेंगे। ऑब्वियसली। वो एक ड्राइविंग फैक्टर होता है, एक मोटिवेटिंग फैक्टर होता है कि आप अपने आप को कहाँ देख रहे हो। ये वन पार्ट है, ये ठीक तो है। होना ही चाहिए, इसमें कोई बुराई भी नहीं है अगर बिल्कुल, है तो। बिल्कुल। दूसरी चीज है, उस पे वर्क करना होता है। तो वर्क आपको ऐसा भी नहीं है, बहुत बच्चे मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, स्टिल आपका जो सवाल था कि वो नहीं क्वालिफाई कर रहे, दो चीजें होती है वहां पे, एक डायरेक्शन लेस मेहनत होती है, और दूसरी चीजें होती है मेहनत तो करते हैं, एक इल्यूजन टाइप की होती है बिल्कुल। कि फील होता रहता है कि मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन वो एक्चुअल में पढ़ाई नहीं होती है। आप पढ़ रहे हो बुक खोले हुए, लेकिन माइंड में कहीं कुछ और चल रहा है जी। तो वो आउटपुट जो होता है ना, जीरो होता है। तो प्लानिंग में राइट स्ट्रेटजी का होना जरूरी है। एग्जैक्टली। और बीच बीच में फीडबैक एंड फ्लेक्सिबिलिटी, आप अपने प्लानिंग को चेंज करो। अगर आप रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस करें, जैसे सपोज कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा और आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, मान लिया 100 में आप 30% कर पा रहे हो, तो आपको ना स्ट्रेटजी को फिर चेंज करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी में दिक्कत है। तो वही बात है, सिर्फ प्लानिंग से नहीं होगा, राइट स्ट्रेटजी उसके साथ होनी चाहिए, राइट प्लानिंग होनी चाहिए। देखिए इस बात पे मैं आपको एक बात क्लियर करूं, कोई भी एग्जाम जो होते हैं ना, उसका एक बेसिक सिलेबस होता है, बेसिक स्ट्रक्चर होता है। बिल्कुल। जो बच्चे सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, डायरेक्शनलेस तैयारी कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम क्या होती है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं। जी जी। नहीं पढ़ने वाले की मैं बात नहीं कर रहा हूँ अभी, पढ़ने वाले बच्चे की बात क्या कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स पढ़नी है, तो वो एक चैप्टर में जितनी चीजें हैं, उनकी ये टेंडेंसी होती है कि मुझे सब चीज आ जाए। बिल्कुल। वो एक टॉपिक को 4 जगह से पढ़ते हैं। एंड रिजल्ट क्या होता है कि टाइम आपके पास लिमिटेड होती है। ऐसा नहीं है कि एंडलेस टाइम है आपके पास। नहीं। 11th और 12th काफी ह्यूज सिलेबस होते हैं 10th के बाद। 10th की सिलेबस जो है 11th 12th के कंपैरिजन में काफी कम है। तो एक तो सिलेबस बहुत ज्यादा होता है, और आप हर चीज के मास्टर नहीं हो सकते हैं, ये बात आपको माइंड में फिट करना होगा। और आपको परफेक्शन की जरूरत नहीं है, आपको एग्जाम क्वालिफाई करना। बिल्कुल, बिल्कुल। एग्जैक्टली मतलब ठीक है, नॉलेज के लिए दुनिया भरी पड़ी है, आप किसी एक फील्ड में मास्टर हो सकते हैं, हर फील्ड में मास्टर नहीं हो सकते हैं, और आपको मास्टर करने की जरूरत भी नहीं। तो परफेक्शन इज द एनिमी ऑफ गुड। यस। और एक चीज जो आपने अभी कहा कि 4 किताब के चक्कर में रहते हैं, जो आप कहना चाह रहे हैं कि एक ही को पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो, एक ही को पढ़ो और अच्छे से पढ़ो। एंड वही चीज है, एक में भी जैसे आप नीट की बात करते हैं, 99% तो सारी चीजें एक ही जगह होती है। नीट की बात करते हैं, नीट के जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं, उससे किसी भी प्रीवियस ईयर नीट के आप एग्जाम क्वेश्चन उठा के देखो, उसका बेसिक गाइडलाइन ही होता है एनसीईआरटी हमारा सिलेबस हो। आप एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी ठीक है, थोड़ी शॉर्ट में लिखी होती है, उसको आपको समझने में दिक्कत होती है, तो उसको एज ए हेल्प बुक आप कोई ले सकते हो, साइड बुक, या आपके टीचर थे वो आपकी हेल्प कर देते हैं, या कोई एक साइड बुक की एनसीईआरटी हमें नहीं समझ आ रही जैसे है। कुछ का नाम बता दीजिए। एबीसी ऑफ फला, बॉटनी, जूलॉजी, देखिए एबीसी ऑफ बायोलॉजी, काफी चलता है ये। बहुत सारे आते हैं आपको। मैं बुक के का कोटेशन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप बुक में मत जाइए। आप एक स्टैंडर्ड बुक एनसीईआरटी होती है, उसको पढ़िए, टेस्ट सीरीज होती हैं, उसे कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा। अब आप जैसे एक बायोलॉजी के लेंगे, बायोलॉजी के एनसीईआरटी के 11th की बुक होती है, 12th की बुक होती है, दोनों में अच्छे खासे चैप्टर हैं, हर चैप्टर से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते हैं। वो आप जब एनसीईआरटी नीट के एग्जाम के फॉर्म भरेंगे ना, तो उसमें प्रोस्पेक्टस में रहता है
डिस्ट्रीब्यूशन, उस चैप्टर से इतने क्वेश्चन आएंगे। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे, आपको भी आइडिया लग जाएगा कि किस चैप्टर से कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक तो पहले तो बेसिक होता है कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में क्या है। एक ह्यूमन सिस्टम बताया जैसे है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो एज ए स्टूडेंट आप डॉक्टर बनने जा रहे हो तो आपको एक बेसिक पता होना चाहिए कि सांस लेना कैसे है, ब्रीदिंग क्या होती है, उसका क्या सिस्टम है। जी एक बेसिक तो आपको पता होनी चाहिए। बिल्कुल। ये तो एक बिलो लेवल है, इससे बिना काम नहीं चलेगा। आप कलोगे आप डॉक्टर बनोगे, एक पेशेंट आ रहा है तो आप उससे बुक खोलने नहीं जाओगे, बुक बिल्कुल। खोल के उसको नहीं देखोगे। आपको एक बेसिक आइडिया सब चीज का होनी होना चाहिए। फिर आप एक पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइज हो गए, उसकी आपको वास्ट नॉलेज होगी। तो एक बेसिक लेवल ऑफ नॉलेज हर चीज की पता होनी है कि आपको पता है कि एयर एक्सचेंज होगा, इसको हम ब्रीदिंग बोल रहे हैं या रेस्पिरेशन बोल रहे हैं। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में भी एक शार्प डिफरेंस होता है। तो एज ए मेडिकल स्टूडेंट आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए। एक लेमैन बोले ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, सॉरी ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, तो उसके लिए एक हो सकता है, लेकिन एक मेडिकल स्टूडेंट के लिए एक नहीं होता है। ये बेसिक डिफरेंस होना चाहिए दुनिया से और आप में। बिल्कुल। अगर आप में ये डिफरेंस आ रहा है तो आप सही ट्रैक पे जा रहे हो। ठीक है। दूसरी चीज होती है, एक बेसिक नॉलेज हो गई, उसके बाद है आपको सिलेक्टिव स्टडी करनी है कि रेस्पिरेशन तो ठीक है, एज ए होल मुझे पता है, सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन इन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल हो रहा है, इससे हमारी एनर्जी मिल रही है एंड ऑल दैट, जो भी है उसकी डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं। लेकिन उसमें क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, एग्जामिनर क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, ये आपको पता होना चाहिए एंड उसके आंसर आपको करने आने चाहिए। आपसे 12th लेवल पे 12th की ही क्वेश्चन पूछेगा, कोई आपसे MBBS और MD लेवल की क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बिल्कुल। तो रेस्पिरेशन 12th लेवल में भी पढ़ाया जाता है और MD लेवल में पढ़ाया जाता है। तो आपको यही डिफरेंशिएट करना है कि आपको 12th लेवल वाली रेस्पिरेशन आनी चाहिए, MD लेवल की आपको जरूरत नहीं है। उसी में कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए। उसी में कौन से जो आपका जो सिलेबस है, आपका जो बेस है, वो आपको पता होना चाहिए। आपके क्वेश्चन वहीं से आएंगे। 10% क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ कि आप 10% क्वेश्चन के लिए 90% ऑफ क्वेश्चन को कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। बिल्कुल। क्योंकि सिलेक्शन आपका 90% से होगा, 10% तो आपके रैंक डिसाइड करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छी बात आपने बताई, बहुत ही बारीक बातें हैं आपने स्टूडेंट के लिए आपने खजाना दे दिया है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब हम एक दूसरे सवाल की तरफ मुड़ते हैं। जो मेरा दूसरा सवाल था कि जो लोग डॉक्टर बन जाते हैं वो अच्छे प्रोफेशनल नहीं बनते। उन्हें बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं जो इरिटेट करते हैं मरीजों से, वो मतलब हंसमुख नहीं होते हैं, प्लीजेंट नहीं होते हैं, फिर उनके प्रोफेशन में उनका नाम नहीं होता है, फिर स्टेटस और जो एक प्रेस्टीज ऐसे बनती है, मार्केटिंग। ठीक है, तो प्रोफेशनल बनने के लिए, डॉक्टर बनने के बाद भी आपके अंदर बहुत सारे ऐसे गुण होना चाहिए जो आप इतने कम समय में आपने प्राप्त किया है। शाहीन बाग में जामिया मिल्लिया का भी असर होगा आप में, जामिया मिल्लिया से आपने मेडिकल क्वालिफाई किया है, तो ये बड़ी अहम बात है। बड़े हॉस्पिटल में आपने काम किया है, लोकनायक हॉस्पिटल दिल्ली में। तो हम ये भी बता दें साथ साथ में दर्शकों को कि डिस्क्रिप्शन में हम जो है ना एड्रेस दे देंगे, और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे, बहुत कम समय में काफ़ी नाम है। तो आप लोगों को जिस किसी को भी एटलीस्ट दिल्ली में जो रहते हैं वो तो आपसे मिल ही सकते हैं। और हाँ, एक और ख़ास बात यह है कि बिना अपॉइंटमेंट के डॉक्टर साहब मतलब कंसिस्टेंटली कंटिन्यू इनको खाने पीने की भी फुर्सत नहीं रहती है, लगे रहते हैं। तो हाँ, तो ओवरलोडेड हैं। और साथ साथ में ये है कि अकेले नहीं है, इनकी टीम पूरा काम करती है। 6 क्या कह रहे हैं कि डॉक्टर हैं यहाँ पे, वो उसको दिखाइएगा, 6 डॉक्टर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, टीम है इनकी, और काफ़ी अच्छा वर्क कर रहे हैं ये सब। डॉक्टर अरशद इकबाल, ये भी डेंटल सर्जन हैं। डॉक्टर शाजिया हैं, ये आपको इन्होंने भी MDS किया है और रेडियोलॉजी भी, मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी में है। डॉक्टर सना हैं, इन्होंने भी MDS भी किया है और अलाइनर स्पेशलिस्ट हैं वो। डॉक्टर आरिफ हैं, ये भी डेंटल सर्जन हैं। डॉक्टर जैनब हैं, इन्होंने भी MDS, ये गम्स एंड इम्प्लांट स्पेशलिस्ट हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब अपने अपने फील्ड के माहिर हैं
और इतने डॉक्टर्स को मतलब कलेक्ट करके क्लिनिक को चला रहे हैं, सब लोग टीम वर्क में काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और यही वजह मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही कम समय में काफ़ी ग्रोथ हुआ है। तो डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे एड्रेस, फ़ोन नंबर भी दे देंगे डॉक्टर साहब का, व्हाट्सएप से आप लोग कांटेक्ट कर लेंगे अगर किसी को कांटेक्ट करना हो तो। अब हम थोड़ा चाह रहे हैं कि प्रोफेशनल के बारे में बताते हुए तो थोड़ा आप अपना लैब वगैरह, कुछ इंस्ट्रूमेंट के नाम, कुछ चीज़ें थोड़ा दिखा दीजिए, लोगों को पता भी चले। बिल्कुल, तो बिल्कुल। थोड़ा चलते हुए में हम सोच रहे हैं कि कुछ आप जैसे लैब के बारे में बताइए, प्रोफेशनल्स में क्या क्वालिटी होनी चाहिए देखिए, डॉक्टर बनने के बाद। डॉक्टर बन कोई भी प्रोफेशन हो, हाँ उसमें एक बेसिक है कि आप पहले इंसान हो। हाँ सबसे पहले आपको बेसिक ह्यूमन वाली कटसी होनी चाहिए। ठीक है। टीचर हो, आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कुछ भी हो, वो सारी चीजें बात की है। बिल्कुल। सबसे पहले आपके अंदर ह्यूमैनिटी होनी चाहिए। आप डॉक्टर जैसे पेशे में हो तो बहुत नॉवेल काम कर रहे हो, जी किसी का पेन रिलीफ कर रहे हो, किसी की जान बचा रहे हो, तो आप में एक ह्यूमैनिटी बेसिक लेवल की होनी चाहिए। इसके बगैर आप काम नहीं कर पाओगे। बहुत बेहतरीन बात। आपको फील होना चाहिए, किसी का पेन आपको फील होना चाहिए, तब आप उस लेवल से काम कर पाओगे। ये नहीं है कि आप बिल्डिंग बना रहे हो, कहीं से भी सरिया ये वहां पे जान नहीं होती। यहाँ पे एक लाइव ह्यूमन के साथ आप काम, बहुत अच्छी बात आपने, ये कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है, आपको रैपो कनेक्ट बनाता है, करना होता है। रैपो बनाता है ना, क्योंकि जब तक आपका सेंटिमेंट्स, जब तक आपका संवेदना दूसरे से जुड़ेगा नहीं, ये चीजें ना इतनी जोर से बोलती है कि आवाज नहीं होती, बिल्कुल, क्योंकि पेशेंट को पता चल जाता है कि डॉक्टर का व्यवहार कैसा है। एग्जैक्टली। जी। तो पेशेंट को आपसे खुद अटैच हो गए। जब पेशेंट को ये फील होता है, पेशेंट आपको एक पेन रिलीवर, या आप कह सकते हैं कि आप उससे, पेशेंट आपसे इमोशनली अटैच होते हैं कि मतलब जो भी प्रॉब्लम है यही रिलीव करेंगे। ये तो बहुत अच्छा कहा। हालांकि डॉक्टर सिर्फ एक सोर्स होते हैं, शिफा देना वो अल्लाह ऊपर वाले का ऊपर काम वाले है। का जी 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 जी। तो एक तो ये है, लेकिन दूसरी बात जो आपने, जैसे आप काफी अपग्रेडेड है, जी, ठीक है। बिल्कुल। अब एक आदमी 10 साल पुरानी मशीन और 10 साल पुराने आइडियाज को इम्पोज कर रहा है, तो इस मामले में आप बताइए नेक्स्ट पॉइंट। नहीं, देखिए, अपग्रेडेड रहना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि हर चीजों में अपग्रेडेशन आती है। पहले जैसे आप लॉन्ग टर्म जाएंगे, हमारे आप डेंटल सिक्स की ही बात कर रहे हैं, तो एनेस्थीसिया जब डिस्कवर नहीं हुआ था उस टाइम में आप जाएंगे। एनेस्थीसिया का काम क्या होता है? पेन रिलीफ कर देना, आपको पेन फील नहीं हो। किसी भी सर्जरी में जाएंगे, आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है, उसके बाद आपकी सर्जरी होती है कि पेन आपको ना हो। सेम अगर आप डेंटल में जाएंगे तो पहले का ये प्रोसीजर था कि 4 लोग पकड़ रहे हैं और एक जबरदस्ती उसको खींच रहा है, इतना पेनफुल प्रोसीजर हो रहा है। तो आप फिर एनेस्थीसिया डिस्कवर हुआ, तो आप एनेस्थीसिया यूज कर रहे हो, पेशेंट रिलैक्स होके, काम होके, पेनलेस एक्सट्रैक्शन या जो भी डेंटल प्रोसीजर करवा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये इनोवेशन हुआ, अपग्रेडेशन हुआ, तो नई चीजें डिस्कवर हुई, आपने उसको इनकॉर्पोरेट किया, तो चीजें स्मूथ हुई। आप अभी के टाइम में ये सोचो कि मैं विदाउट एनेस्थीसिया वर्क करूं, कोई भी सेंसेबल आदमी इसे बेवकूफी ही कहेगा। ये मैं बहुत लेमैन वाला एग्जांपल, नहीं नहीं, बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हो। ऐसी ही चीज है कि अब एआई का टाइम है या फिर टेक्नोलॉजीज के टाइम है, तो हर जगह टेक्नोलॉजी, जैसे एक्सरे है, ये आप देखेंगे सामने हमारे, ये डिजिटल एक्सरे होती है। मतलब हम यहाँ पेशेंट को बैठा है हाँ। और जी जी बिल्कुल, ये है डिजिटल एक्सरे है, ये मतलब उसी एट द मोमेंट ये ये दिखता है। एक्सरे मशीन है इधर। हम्म। अब इससे विद इन 15 सेकेंड यहाँ पे एक एक्सरे, जो हम क्लिनिकली नहीं देख पाते हैं हाँ इनसाइड क्या है, उसके लिए हमें इनसाइड देखने के लिए एक्सरेज करनी होती है। पहले ये चीजें होती थी, हाँ टीडियस प्रोसेस होती थी, उसको फिल्म होता था, फिल्म पे हम एक्सरे शूट किए, फिर उसको प्रोसेसिंग किए, बहुत जल्दी भी करें तो इससे 15-20 मिनट मिनिमम लग जाते थे। अब यार ये 15 सेकेंड में काम हो रहे हैं, 15 सेकेंड में 15 सेकेंड में काम हो रहे हैं, डिजिटली हो रहा है इसमें। और भी इसके सेंसर के आ जाने से एक फायदा ये हुआ कि एक्सपोज एक्सरे जो होती है, रेडिएशन होती है, वो कहीं ना कहीं बॉडी को हार्म करती है, इसमें एक्सपोजर टाइम कम हो गए। तो टेक्नोलॉजी से ये है कि चीजें फास्ट हो गई, स्मूथ हो गई, हैजार्ड्स कम हो गए, तो बहुत सारी चीजें। दूसरी चीज है, जैसे ये आप देख रहे हैं, ये एक होता है इंट्राओरल कैमरा।
आप फॉर एग्जांपल मेरे पास आएंगे, मैं बोलेंगे डॉक्टर साहब मुझे पेन हो रहा है, ठीक है। मैं आपका चेक किया, मुझे तो दिख रहा है आपके माउथ में जी। कि क्या प्रॉब्लम है, मैं बता दिया आपको कैविटी हो रही है, स्वेलिंग हो रही है, XYZ जो भी प्रॉब्लम है बता दिया, बट आपको ये चीज नहीं पता एक्चुअल में क्या हो रही है। ये एक डिस्प्ले है, जस्ट एक कैमरा है, ये आपके माउथ में डाले एंड एग्जैक्टली आपको अपनी स्क्रीन सारी चीजें सामने दिख रही है, आपके प्रोसीजर है आपको सामने दिख रहे हैं, तो वो एक लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन आपका बहुत हाई हो जाता है कि एग्जैक्टली जो डॉक्टर हमें बता रहे हैं वो हम देख पा रहे हैं और ये प्रॉब्लम है। बहुत तो बढ़िया बात है। उससे क्या होता है, एक कम्युनिकेशन इजी हो जाता है, पेशेंट की सेटिस्फैक्शन बढ़ जाती है, पेशेंट विजुअलाइज कर पाता है कि मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है, उसके बाद हम जो ट्रीटमेंट पार्ट कर रहे हैं वो पेशेंट देख पाते हैं। तो बहुत सारी चीजें इस टेक्नोलॉजी की वजह से इजी हो जाती है। फॉर एग्जांपल इसके भी एक हाईएस्ट वर्जन होते हैं, इंट्राओरल स्कैनर। जी। इंट्राओरल स्कैनर पे क्या होता है कि पहले हम लोग क्राउन बनाने के लिए वो करते थे, इम्प्रेशन लेते थे, बहुत टीडियस प्रोसेस होती है। आप यहाँ डेंटालिस्ट पे आएंगे तो वो क्राउन लगाने के लिए आपको इम्प्रेशन लेने की जरूरत नहीं होती है, डिजिटली स्कैन हो जाती है एंड डिजिटली ये हमारे इंटरनेशनल लैब से कोलैबोरेशन है, डिजिटली वो वहां से बन के, मुंबई से, सूरत से बन के हमारे पास विद इन 2 days आ जाते हैं। गजब बात है ये, मतलब सारा डिजिटली हो रहा है, सारा डिजिटली होता है, उसमें मुंह में कुछ घुसाना नहीं है, मुंह में कुछ वो नहीं, जो बस एक ये कैमरा टाइप का होता है, ये हाँ, स्कैन हो जाता है। पहले तो मुंह में घुसाया आपको जाता जैसे था। मैं ये दिखाऊं, ये एक स्कैन होने के बाद ऐसे आपके माउथ के स्ट्रक्चर बन के आ जाते हैं। अच्छा। और ये एग्जैक्टली किसी पेशेंट का ही है, उनके हाँ। माउथ की अगर मैं आपका स्कैन करूंगा, आपके माउथ में क्या है वो एग्जैक्टली ऐसे बन के प्रिंट होके 3D प्रिंट होके आ जाएगा, मतलब उसमें कोई नाप लेने की जरूरत नहीं, कोई ईंटा नाप नहीं। ईंटा की तरह जो लेते थे चिमनी में, बिल्कुल नहीं, सब कोई जरूरत नहीं है, सारी चीजें एडवांस है। तो टेक्नोलॉजी से आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, बिल्कुल। कहीं ना कहीं आपको टेक्नोलॉजी के साथ चलना ही के है। साथ ही चलना है। और दिखा दीजिए डॉक्टर साहब, क्या क्या कुछ और आपका है? ये हमारे हैं अल्ट्रा वायलेट चैम्बर, इसमें हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, क्योंकि हमारा सर्जिकल काम होता है तो हमारे क्लिनिक में 6 लेवल ऑफ प्रोटेक्शन होती है। अच्छा। वेल स्टरलाइजेशन कंट्रोल, सबसे पहले कोई भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो क्लीन होता है हमारे पास, क्लीन होने के बाद वो केमिकली डिप रहते हैं, केमिकली उसे बोलते हैं। केमिकली क्लीन होने के बाद एक अल्ट्रासोनिक मशीन होती है हमारे पीछे, उसमें वो क्लीन होता है, उसके बाद वो अल्कोहल वाइप होता है, देन स्टरलाइजेशन होता है, पैकेजिंग होती है एंड देन जो स्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट है इसमें यूवी रेज आते रहते हैं, वे इसको स्टरलाइज कंडीशन में रखते हैं। अब जब पेशेंट हमारे पास आते हैं, मैं डायरेक्ट यहाँ से यूज करता हूँ, ये पैकेट ओपन होते हैं एंड देन हाईटेक चीज है, यूवी चैम्बर हो गया ये। यस, ये मतलब कितने 3-4 प्रोसेस से गुजरता है स्टरलाइजेशन। यस, स्टरलाइजेशन नो कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि ये स्टरलाइजेशन एक मैंडेटरी क्राइटेरिया है किसी भी सर्जिकल चीजों में, क्योंकि अगर स्टरलाइजेशन नहीं रहता है तो एक पर्सन का इन्फेक्शन दूसरे पर्सन को हो सकता है, जो कि एथिकली भी सही नहीं है, लीगली भी सही नहीं है, सोशली भी सही नहीं है। किसी चीज से आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हो ट्रीटमेंट करवाने, बीमारी को सही करवाओ, तो स्टरलाइजेशन मेंटेन नहीं रह रही है तो आपकी बीमारी कहीं ना कहीं बढ़ रही है। स्टरलाइजेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारी जी दूसरी चेयर है, हाँ। ये भी डेंटल चेयर है, ये थोड़ा हाईटेक वर्जन है, इसमें सारी चीजें ऑटोमेटिक सिस्टम है, यहाँ से ये लाइट है ऑन होती है, ये सेंसर की से काम करता है, इसको टच करने की जरूरत नहीं है, सेंसर से। ये भी कहीं ना कहीं स्टरलाइजेशन का ही पार्ट है कि हम ग्लव्स पहने रहे तो इसे टच करने की जरूरत ना हो, जस्ट मैं हाथ ऐसे करूं और ये बंद हो जाए। अच्छा। तो ये सारी बेसिक इंस्ट्रूमेंट होती है हमारी, इधर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट रखी हुई है, कुछ RCT के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये लेजर फिलिंग होती है कॉम्पोजिट, उसके लिए ये लाइट्स होते हैं उसको क्लीन क्योर करने के लिए, ये RCT के लिए होते हैं एंडोमोटर, एंड ये बेसिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं हमारे पास। चलिए, बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत जानकारी दी। सबसे बड़ी चीज़ है कि वो चीज़ें हमें बहुत अच्छी लगी। एक तो ये कि आप एक्सरे जो है ना विद इन 30 सेकेंड कर लेते हैं जी, और साथ साथ में स्टरलाइजेशन इतना मतलब ज़बरदस्त प्रोसेस है। लोग तो सिर्फ गर्म पानी से धो देते हैं, नहीं वो बिल्कुल गलत है। ठीक है। एंड सही बात यहाँ पे आपको तो जो भी चीज़ें होती है, जैसे हमारा कोलैबोरेशन होता है इंटरनेशनल लैब से,
अच्छा, तो ये लाइफ टाइम वारंटी ये देती है। ये इल्यूजन। इल्यूजन एक लैब है जो कि ये इंटरनेशनल लैब है। अच्छा, तो वी बिलीव इन प्रोडक्ट्स जो कि हर तरह से हम्म, सर्टिफाइड हो। हमारे पास जो भी मटेरियल्स यूज होते हैं हाँ, वो अच्छे क्वालिटी के यूज होते हैं। लैब जो सपोर्ट होता है वो भी हमारी इंटरनेशनल लैब से कोलेब्रेशन होती है। तो चीजें यहाँ पे एक स्टैंडर्ड वर्जन का आपने जो पूछा है इतने कम टाइम में आप इतने पॉपुलर कैसे हो गए, तो कहीं ना कहीं ये छोटी छोटी चीजें हैं जो नहीं, मैटर करती है। मैटर करती आपको है। एक स्टैंडर्डाइजेशन, एक प्रोटोकॉल मेंटेन करना पड़ता है। बेशक बेशक। चलिए, बहुत अच्छा लगा Thank डॉक्टर you so साहब, much. और बहुत मज़ा आया। आज हमने बहुत सारे लोगों को बहुत फ़ायदा होगा इससे। बिल्कुल। और जो लोग मिलना चाहेंगे आपसे, सलाह लेना चाहेंगे, तो ज़रूर आप टाइम निकालेंगे, जी, वो आपसे एडवाइस ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।